हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारत में जाति व्यवस्था। जाति को अंग्रेजी भाषा में कास्ट कहा जाता है और यह पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से निकला है। दरअसल इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही गोवा में किया था। एक पुर्तगाली चिकित्सक गार्सिया जी ओटा ने 1563 ईस्वी में लिखा था कि कोई भी अपने पिता के व्यवसाय को नहीं बदलता तथा जूता बनाने वाले सभी एक ही जाति से संबंधित हैं। No one changes from his father's trade, and all those of the same caste of shoemakers are the same। तो पुर्तगाली भाषा में उन्होंने लिखा, जिसकी ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसी तरह से स्कॉट यात्री हेनरी यूल ने भी लिखा था, हिंदूज आर डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस ऑफ कास्ट्स ऑफ ग्रेटर और लेस डिग्निटी, holding the Christians of low degree, and keep them as superstitiously that no one of a higher caste can eat or drink with those of a lower। कि हिंदू स्वयं को कई उच्च और निम्न नस्लों व जातियों में बांट रहे हैं, ईसाइयों को निम्न दर्जे पर रखते हैं तथा स्वयं को इतना अंधविश्वास से भरपूर मानते हैं कि कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति वाले के साथ खान पान नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पर जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताएं उनका अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से जाति परिवारों का एक समूह है जिन्हें कुछ निश्चित नियमों और परंपराओं के आधार पर संगठित रखा जाता है। ये निश्चित नियम ही इन्हें समाज में एक दूसरे से अलग करते हैं। ये नियम खान पान और विवाह से संबंधित माने जाते हैं। मूल तौर पर एक जाति के बच्चों का विवाह उसी जाति के दायरे के अंदर करना होता था। जाति के सदस्यों के लिए अन्य जातियों के लोगों के साथ खाने पीने संबंधी भी कुछ हिदायतें थीं। जातियों के लिए उनके व्यवसाय भी निश्चित थे। जातियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया था कि ब्राह्मण का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया था। आरंभ में जाति का आधार वर्ण व्यवस्था था तथा यह लचीली थी। जाति या वर्ण व्यवसाय पर निर्भर होता था तथा 3 आर्य वर्ण ब्राह्मण, अक्षत्रिय और वैश्य अपना व्यवसाय बदल सकते थे। एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य अलग अलग व्यवसाय अपना सकते थे और ऋग्वेद के एक मंत्र में भी ऋषि कहता है, मैं एक कवि हूं, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी मां पीसनहारी है। परंतु समय के साथ साथ जाति बंधन कठोर होते चले गए तथा जाति का आधार पैतृक हो गया। अब कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता था। हटन ने लिखा है, अब हटन की एक किताब है कास्ट इन इंडिया, उसमें वह लिखता है, हर जाति अपने नियमों और परंपराओं पर चलने लगी तथा ये नियम अन्य जातियों से अलग थे। शायद ही जाति की कोई गतिविधि हो जो एक निश्चित रीति, नियम या परंपरा के द्वारा संचालित ना होती हो। प्रत्येक जाति के अपने विशेष सामाजिक और धार्मिक अधिकार, विशेष अधिकार, रीति रिवाज, परंपराएं, गलतियों और पाप कर्म के लिए पश्चाताप और दंड आदि के नियम थे। यह विरासत, अधिकार, लाभ, हानि, मृत्यु, दाह संस्कार आदि से संबंधित नियम बनाती थी। कुल मिलाकर यह जीवन तथा इसके बाद की सभी घटनाओं और संबंधों के साथ व्यवहार करती है। इसलिए ये कहना
गलत ना होगा कि जाति व्यवस्था समाज के भीतर समाज था जो एक दूसरे से भिन्न और अलग था। अब हम बात करेंगे जाति की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग सिद्धांतों की। तो जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संदर्भ में भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। इनका उल्लेख हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहला है पुरुष सूक्त का सिद्धांत, और इसे दैवी दर्जा जो है ये देने की कोशिश की गई है। तो कई विद्वानों का मत है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति दैवी है। इस संदर्भ में वे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त का उल्लेख करते हैं। इस सूक्त के अनुसार विराट पुरुष ने अपने शरीर के ऊपरी भाग से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति की। इन विद्वानों के अनुसार इस सूक्त से ही स्पष्ट हो जाता है कि जाति की उत्पत्ति विराट पुरुष, जिसे हम प्रजापति या ब्रह्मा जी के नाम से भी कह लेते हैं, कि विराट पुरुष के द्वारा की गई, परंतु अधिकतर विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। इनके अनुसार इस सूक्त की रचना ऋग्वैदिक काल की ही नहीं है, बल्कि ये बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया। अपनी बात के पक्ष में उनका कहना है कि वेद में अक्षत्रिय के लिए राजन्य या अक्षत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार वैश्य व शूद्र का उल्लेख भी वेद में और कहीं नहीं मिलता। फिर भी बहुत से विद्वानों का मानना है कि इस सूक्त में इस व्यवस्था के बीज बोए गए थे। दूसरा है वर्ण सिद्धांत। तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। इस सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि आरंभ में आर्यों का समाज दो वर्गों में बंटा हुआ था, आर्य और अनार्य। यह विभाजन रंग पर आधारित था। इस विचार के पक्षधर मानते हैं कि आर्य गोरे रंग के थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण कर यहाँ के मूल निवासियों को पराजित किया जो काले रंग के थे। इस प्रकार यह विभाजन रंग पर आधारित था, इसलिए इस व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा जाने लगा। ऋग्वेद में भी आर्य और अनार्य वर्ण का उल्लेख मिलता है। समय के साथ साथ आर्य वर्ण 3 वर्गों में बंट गया, योद्धा, पुरोहित और साधारण लोग। यह विभाजन कार्य व्यवसाय पर आधारित था, न कि पैतृक आधार पर। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता था। दरअसल इस विभाजन का उद्देश्य केवल सामाजिक आर्थिक संगठन स्थापित करना था, परंतु वे दस्यु वर्ण के साथ कोई सामाजिक संबंध बनाने के पक्ष में नहीं थे। शायद उन्हें अपनी पहचान खो जाने का भय था, जैसा कि डॉक्टर उर्मिला थापर का मत है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद रंग का यह सिद्धांत जटिल होने लगा, इसलिए प्रत्येक वर्ग को अलग रंग से पहचाना जाने लगा। पुरोहित को समाज में उच्चतम दर्जा प्रदान किया गया, उसे ब्राह्मण कहा जाने लगा तथा उसे सफेद रंग दिया गया। योद्धा अक्षत्रिय कहलाए तथा उन्हें लाल रंग से पहचाना जाने लगा। वैश्य की पहचान पीले रंग से हुई, जबकि शूद्र को काला रंग दिया गया। वास्तव में रंगों का यह विभाजन बहुत गूढ़ विचार लिए हुए है। सफेद रंग ज्ञान और कर्म की शुद्धता का प्रतीक था। लाल रंग रक्त का सूचक है, अतः युद्ध के व्यवसाय के साथ इसे जोड़ा गया। पीला रंग सोने का होने के कारण इसे वैश्यों को प्रदान किया गया, जबकि निम्न कार्य करने वालों के लिए काला रंग रखा गया। इस प्रकार जाति प्रणाली को वर्ण
अथवा रंग के साथ जोड़ा गया। तो तीसरा जो है विचार वो है श्रम के विभाजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। आरंभ में आर्य एक घुमक्कड़ जाति थे तथा यहाँ के मूल निवासियों के साथ एक लंबे संघर्ष में उलझे रहे। जब यह संघर्ष समाप्त हुआ तो उन्होंने स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उनके धार्मिक कर्तव्यों की आपूर्ति के लिए एक विशेष वर्ग स्थापित हुआ जिसे ब्राह्मण कहा गया। समय के साथ साथ उन्होंने अनेक छोटे बड़े राज्यों की स्थापना की जो प्रायः एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाइयों में व्यस्त रहे। इसलिए युद्ध लड़ना भी एक व्यवसाय के तौर पर विकसित हुआ तथा इसके लिए एक विशेष वर्ग की आवश्यकता थी जो अपने राज्य की सुरक्षा तथा अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने में अपना योगदान डाल सके। यह वर्ग क्षत्रिय कहलाया। समाज का एक वर्ग कृषि और व्यापार के साथ संबद्ध हो गया तथा शांत कार्यों में लिप्त रहा। इस वर्ग को वैश्य का नाम दिया गया। समाज के शेष लोग समाज में निम्न दर्जे के कार्य करने लगे जिन्हें शूद्र कहा जाने लगा। डॉक्टर लुनिया का मत है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने आर्य समाज के शेष बचे लोगों से स्वयं को अलगाव की स्थिति में रखा जो ज्यादातर सांसारिक मामलों में संलिप्त रहे। यह ब्राह्मण जाति के उत्थान और आखिरकार सर्वोच्चता का कारण रही। इसी दौरान योद्धाओं के वर्ग ने स्वयं को अलग तौर पर स्वतंत्र वर्ग में संगठित किया जिसकी अपनी सामाजिक और राजनीतिक परंपराएं थी। तो यह वर्ग क्षत्रिय कहलाया जाने लगा। तो चौथा जो है वो प्रजाति का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रेस। मैकाइवर जाति संरचना के लिए प्रजाति को महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके अनुसार आरंभ में श्रेष्ठ और हीन वर्ग के प्रति चेतना काफी प्रबल थी। इसने एक वर्ग को दूसरे से दूरी बहुत बढ़ा दी। इस व्यवस्था के विकास में धर्म की भी अपनी भूमिका रही। मैकाइवर के अनुसार शक्ति, प्रतिष्ठा और जाति के गर्व के कारण जाति प्रणाली का उत्थान हुआ जिसमें उनका सामाजिक अलगाव हुआ जो स्पष्ट सामाजिक प्रतीक के आधार पर अलग नहीं थे तथा जिस संरचना को धार्मिक विश्वास ने उचित और स्थायी बताया। मैक्स वेबर जाति को सामाजिक दूरी का धार्मिक या अगर ईमानदारी से कहें तो जादुई सिद्धांत में वृद्धि और रूपांतरण मानते हैं। तो यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग तर्क पेश किए हैं परंतु किसी एक को स्वीकार कर पाना संभव नहीं है। आगे हम बात करेंगे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के कारण क्या रहे। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है ब्राह्मण वर्ग का स्वार्थ। आरंभ में जाति व्यवस्था कठोर नहीं थी तथा ना ही इसका आधार पैतृक था परंतु समाज में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उन्होंने जाति की उत्पत्ति को दैवी आधार देना शुरू किया। पौराणिक काल तक समाज में उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया था तथा उन्होंने जाति को पैतृक आधार देने संबंधी नियम बनाने शुरू कर दिए। सूत्र काल तक तो उन्होंने यह नियम दृढ़ता से लागू कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में ना हुआ हो पुरोहित नहीं बन सकता। तो इसने जाति बंधन काफी कठोर कर दिए। दूसरा है व्यवसायों का पैतृक स्वरूप, हेरेडिटरी नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशंस। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि आरंभ में
व्यवसायों का आधार पैतृक नहीं था, बल्कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग व्यवसाय करते थे। इसका संकेत हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। परंतु धीरे धीरे व्यवसायों संबंधी बहुत कठोर नियम बनाए जाने लगे और इसका आधार भी पैतृक हो गया। जिन्होंने इन कठोर नियमों का पालन नहीं किया, उन्हें जाति से निष्कासित कर दिया गया। परिणामतः उन्होंने अपनी अलग जाति बना ली। इस प्रकार जातियों और उपजातियों का विकास होने लगा। आगे है रोल ऑफ द माइग्रेंट्स। प्रवासियों की भूमिका इसमें क्या रही, ये देखते हैं। जातियों में वृद्धि के लिए प्रवासियों का भी बड़ा योगदान रहा। जब किसी जाति का व्यक्ति देश के दूसरे भाग में प्रवास कर जाता था, तो वह अपने मूल वर्ग से भी अलग हो जाता था। समय के प्रवाह ने उनमें यह अंतर बहुत बढ़ता चला गया और उनमें सामाजिक संपर्क भी टूट गया। इसके बाद उन्होंने अलग उपजातियां बना ली। इस प्रकार समाज में जातियों और उपजातियों की संख्या निरंतर तौर पर बढ़ती गई। आगे इंटरकास्ट मैरिजेस, अंतरजातीय विवाह। यद्यपि अनुलोम विवाह, इसमें क्या होता था कि लड़का उच्च जाति का और लड़की की जाति उससे निम्न होती थी। अब समाज में इस विवाह की तो आज्ञा थी, परंतु प्रतिलोम विवाह, जिसमें लड़के की जाति लड़की की जाति के मुकाबले में निम्न होती थी, इसका भी समाज में प्रचलन शुरू हो गया था। जब अंतरजातीय विवाह के नियम भी कठोर हो गए, तो इन विवाहों से उत्पन्न बच्चों को समाज पसंद नहीं करता था। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों ने अपनी अलग जातियां बना ली। आगे बात करेंगे हम अहिंसा के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। जाति प्रथा के विकास में अहिंसा के सिद्धांत की भी बड़ी भूमिका रही। जैन और बौद्ध धर्मों के संस्थापकों ने अहिंसा के सिद्धांत का खुलकर प्रचार किया। इसके परिणाम स्वरूप समाज में शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के बीच अंतर स्थापित हो गया। हिंसावादियों ने स्वयं को अहिंसा का पालन करने वालों से अलग कर लिया। धीरे धीरे नई जातियां और वर्ग अस्तित्व में आने लगे। आगे विदेशियों का हिंदू समाज में शामिल होना, एसिमिलेशन ऑफ द फॉरेनर्स इनटू हिंदुइज्म। बहुत से विदेशी आक्रमणकारी विजय प्राप्त करने के बाद स्थायी तौर पर भारत में बस गए और उन्होंने हिंदू धर्म को भी अपना लिया। इनमें शक, कुषाण, हूण आदि शामिल थे। उन्होंने यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, परंतु समाज के रूढ़िवादी इसके पक्ष में नहीं थे। परिणामतः इन लोगों ने अपनी अलग जातियां बना ली। आगे बात हम करेंगे इस्लाम के प्रभाव की। भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद भी मुसलमानों ने हिंदू धर्म को नहीं अपनाया। इसका कारण था कि मुसलमान अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर थे तथा अपनी संस्कृति को भी बहुत श्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखी तथा हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए विवश करने लगे। दूसरी ओर जब हिंदू उन्हें देश से बाहर करने में असफल रहे, तो उन्होंने जाति की आड़ में अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा का प्रयास शुरू किया। हिंदू समाज के नेताओं ने मुसलमानों के साथ सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध लगा दिया तथा जाति के नियम बहुत कठोर कर दिए। फिर भी जिन्होंने मुसलमानों के साथ अपने संबंध स्थापित किए, उन्हें जाति से निष्कासित कर दिया गया, जिन्होंने अपनी अलग जाति बना ली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति की स्थापना और इसके विकास में बहुत से कारण जो थे वो जिम्मेवार रहे। जाति के विकास में हर कारण की अपनी अलग भूमिका रही। परिणामतः धीरे धीरे समाज में अनेक जातियां और उपजातियां गठित हो गईं। अब हम
जाति प्रथा के लाभ के बारे में बात करेंगे तो प्रभाव बहुत से पड़े जाति व्यवस्था के, लाभ भी रहे हानियां भी रही। तो इसके पहले हम लाभ की बात करते हैं। यह है कि हिंदुओं की संख्या में इजाफा हुआ, इंक्रीज इन द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द हिंदूज। जाति व्यवस्था के कारण हिंदुओं की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। इसका कारण था कि समय के साथ साथ उपजातियों की संख्या बढ़ती गई। इसके दो मुख्य कारक थे। एक, जिन लोगों ने जाति नियमों का उल्लंघन किया उन्हें जाति से निष्कासित कर दिया गया, इसलिए उन्होंने अपनी नई जातियां बना ली। दूसरा, कई विदेशी आक्रमणकारी जैसे यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण आदि भारत में बस गए और इनमें से बहुतों ने हिंदू धर्म को भी अपना लिया, परंतु समाज के नेताओं के लिए उन्हें किसी जाति में स्थान देना एक बड़ी समस्या थी। इसलिए इन लोगों ने भी अपनी नई जातियां स्थापित कर ली और स्वयं को नए वातावरण में ढाल लिया। इस प्रकार हिंदुओं की गिनती में अपार वृद्धि हुई। दूसरा, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। जाति व्यवस्था श्रम का वैज्ञानिक विभाजन माना जाता है। इसने समाज के प्रत्येक सदस्य की बेहतरी के लिए प्रयास किया तथा प्रत्येक सदस्य को आजीविका कमाने के अवसर प्रदान किए जो उसके स्वभाव के अनुरूप था। इस व्यवस्था के कारण समाज में ना तो व्यवसाय के अवसर कम थे तथा ना ही स्थिति ऐसी थी कि लोगों की अपेक्षा काम की अधिकता रही। तो इस तरह से एक लिमिटेड फेज होने के कारण ये स्थिति जो है ये काफी ज्यादा लाभदायक रही। आगे है भाईचारे का एहसास, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। यह व्यवस्था एक सघन सामाजिक व्यवस्था थी। विवाह तथा सहभोज जाति के भीतर ही होते थे। जाति के सभी सदस्यों की आपस में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और भाईचारे की भावना थी तथा कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे की सहायता के लिए डटकर खड़े हो जाते थे। आगे है कार्य प्रणाली में कुशलता, एफिशिएंसी इन फंक्शंस। आरंभ से ही समाज का प्रत्येक सदस्य अपने व्यवसाय से परिचित था। जाति की पद्धति पैतृक होने के बाद सबको जानकारी थी कि उसे बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय को ही अपनाना है। घर का वातावरण तथा बच्चे का पालन पोषण इस ढंग से किया जाता था कि उसे शुरू से ही अपने व्यवसाय से संबंधित आरंभिक ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता था। ऐसे वातावरण में पालन होने के कारण कई बच्चे अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए अपने पिता के व्यवसाय में और भी सुधार लाते थे। इसी प्रक्रिया के कारण देश में व्यापार, शिल्प और कला का बहुत विकास हुआ। आगे है जीवन का संगठित सिद्धांत, ऑर्गेनाइज्ड व्यू ऑफ लाइफ। जाति प्रथा के कारण समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही कमजोर क्यों ना हो, इस प्रणाली में कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। यद्यपि कई बार समाज की उच्च या कुलीन जातियों ने निम्न जातियों को समाज से निष्कासित करने का प्रयास किया, परंतु आदर्श जीवन के सिद्धांत के अनुरूप वे अपना कार्य करते रहे तथा समाज के विकास और कल्याण में अपना योगदान देते रहे। आगे बात हम करेंगे म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड हार्मनी, आपसी विश्वास और तालमेल की। जातीय व्यवस्था ने सामाजिक दरार और जातीय विरोध का शांतिपूर्वक समाधान कर दिया। भारत पर प्रभु सत्ता स्थापित करने के बाद आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों को सांस्कृतिक तौर पर दबाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें भी जातीय व्यवस्था में स्थान प्रदान किया। दूसरी ओर
पराजित द्रविड़ों ने भी आर्यों के विरुद्ध कोई द्वेष भाव न रखते हुए बदले की कोई भावना नहीं रखी। इस संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन का मत है कि यह केवल जाति से संभव हो सका कि विभिन्न जातियां एक दूसरे के विरुद्ध लड़े बिना साथ साथ रहने लगी। भारत ने शांतिपूर्वक ढंग से अंतरजातीय समस्या का समाधान ढूंढ निकाला, जिसे अन्य देशों में मृत्यु दंड के द्वारा किया गया। जाति ने वैदिक भारतीयों को वैदिक अखंडता को सुरक्षित रखने और विजित जातियों की सुरक्षा कायम रखने के योग्य बनाया। आगे धर्म तथा संस्कृति की सुरक्षा, प्रिजर्वेशन ऑफ हिंदू रिलीजन एंड कल्चर। जाति व्यवस्था ने हजारों वर्षों तक हिंदू धर्म के आदर्श, सिद्धांतों और विचारधाराओं को सुरक्षित रखा। इस व्यवस्था ने रूढ़िवादिता, अलगाववाद और जाति गर्व की भावना विकसित की, जो विदेशी अतिक्रमण के विरुद्ध एक ठोस दीवार सिद्ध हुई। यद्यपि अनेक विदेशी जातियां भारत में स्थायी तौर पर स्थापित हो गईं तथा अनेक ने हिंदू धर्म भी अपना लिया, परंतु रूढ़िवादियों ने उनके साथ मिश्रण नहीं किया। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस्लामिक प्रहार को रोकने में असफल रहने के बावजूद हिंदू समाज और धर्म के नेताओं ने जाति संबंधी बहुत से प्रतिबंध लगा दिए। यह इसी का परिणाम है कि कई शताब्दियां विदेशी शासन के अधीन रहने के बाद भी हिंदू धर्म की सुरक्षा कायम रह सकी। आगे है पॉइंट हमारा, व्यवहारिक लोकतंत्र यानी कि फंक्शनल डेमोक्रेसी। जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अनेक शिल्पी संघों की स्थापना हुई। एक व्यवसाय के शिल्पी अपना अलग संघ स्थापित करते थे। इन संघों के अपने नियम और अधिनियम होते थे। वे अपने पदाधिकारियों का स्वयं चुनाव करते थे। राज्य भी इनकी गतिविधियों को मान्यता देते थे तथा इनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। इस प्रकार इन संघों की स्थापना लोकतांत्रिक आधार पर की जाती थी। आगे लिमिटेड कंपटीशन, सीमित प्रतिस्पर्धा। जाति नियम कुछ इस प्रकार से बनाए गए थे कि कोई भी दूसरी जाति के व्यवसाय को अपनाने या उससे प्रतिस्पर्धा करने का साहस नहीं करता था, क्योंकि इससे उसे जाति से निष्कासित होने का डर सताता था। परिणामतः इससे प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का दायरा एक जाति के भीतर तक ही सीमित रह गया। इसलिए समाज के विभिन्न वर्गों के भीतर शांति और सामंजस्य कायम हो सका। और लास्ट में हमारा पॉइंट है रक्त की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ ब्लड। जाति नियमों के अंतर्गत ऐसा विधान बनाया गया था कि विवाह अपनी जाति के भीतर ही स्वीकार किए जाते थे। यद्यपि अंतरजातीय विवाह अनुलोम और प्रतिलोम भी प्रचलित थे, परंतु आमतौर पर इन्हें प्रतिबंधित किया गया था। इससे समाज में रक्त की शुद्धता बनी रह सकी। तो ये थे जाति व्यवस्था के लाभ। आगे हम बात करेंगे इसकी हानियां क्या रही। बेशक जाति व्यवस्था के बहुत से लाभ रहे, परंतु इससे समाज और देश को बहुत सी हानियों का भी सामना करना पड़ा। सबसे पहले है राष्ट्रीय भावना का अभाव, लैक ऑफ नेशनलिज्म। समाज के विभिन्न जातियों में बंटे होने के कारण राष्ट्रीय भावना विकसित नहीं हो सकी। जाति व्यवस्था ने अलग अलग जातियों को निश्चित कार्य सौंपे हुए थे, इसलिए जब कभी भी
विदेशी आक्रमण हुए तो उनका सामना करने की जिम्मेदारी केवल अक्षत्रियों की ही मानी जाती थी। समाज के अन्य वर्ग इससे कोई सरोकार नहीं रखते थे। परिणामतः जब भी देश के सामने विकट परिस्थितियां आईं तो पूरा देश इनका मिलकर सामना करने में असफल रहा। इसका कारण था कि वे राष्ट्र से पहले जाति नियमों में बंधे हुए थे। इसके देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए बहुत गंभीर परिणाम निकले। डॉक्टर आरसी मजूमदार का कहना है कि बाहरी दुनिया से अलगाव के कारण हिंदू अन्य एशियाई देशों में विज्ञान, विशेष तौर पर सैनिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास से अनजान बने रहे तथा इस कमी को ना तो उच्च आदर्श और ना ही शानदार साहस भर सके। दूसरा है, मतलब इसका मतलब यह है कि बेशक हिंदू समाज में अगर देखा जाए तो आदर्श बहुत ऊंचे थे, लेकिन जो नुकसान हुआ उसे ये ना तो आदर्श भर सके और बेशक इनमें हिम्मत, इनमें साहस भी बहुत ज्यादा था, तो इसे भी वो भरा नहीं जा सका। क्योंकि बहुत सी बार हमने देखा है कि हमारे यहाँ सैनिक जो तकनीक थी वो पुरातन चलती थी। ये तो कोई विदेशी आक्रमणकारी आया, उसने यहाँ पर जीत प्राप्त की, इसके बाद यहाँ पर उन तकनीकों को अपनाया जाने लगा, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका होता था। दूसरा है भाईचारे की भावना का अभाव, लैक ऑफ द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। जाति प्रधान समाज ने स्वार्थपूर्ण भावना को विकसित किया। समाज का प्रत्येक सदस्य स्वयं को जाति के ढांचे के अंदर ही बंधा हुआ मानता था। उसके लिए उसकी जाति से बढ़कर कुछ भी नहीं था। परिणामतः समाज में भ्रातृत्व और मानवीय एकता की भावना विकसित ना हो सकी। और यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जाति प्रथा हिंदू संस्कृति का प्रतिवादी पक्ष रहा, जिसका प्रभाव विश्वव्यापी रहा। आगे अछूतवाद, अनटचेबिलिटी। जाति प्रथा का सबसे घृणित पक्ष ये रहा कि इसने समाज में अछूतवाद को बढ़ावा दिया। समाज में शूद्र व अन्य निम्न जातियों को समाज में हीन दर्जा दिया गया। समाज के उच्च वर्ग उनके साथ कोई सामाजिक संपर्क नहीं रखते थे। उन्हें सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें नगर और गांव की सीमा के बाहर रहने का आदेश था। उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान नहीं किए गए थे तथा प्रत्यक्षदर्शी होने के बावजूद उसकी गवाही मान्य नहीं थी। और अगर हम कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम देखें तो उसमें भी इसका एक अंक में उल्लेख जो है ये हमें मिलता है। यदि एक शूद्र किसी ब्राह्मण के साथ गलती से छू भी जाता था तो ब्राह्मण का शरीर अपवित्र माना जाता था जब तक कि वह दोबारा स्नान न कर ले। इसलिए इस व्यवस्था के कारण समाज का एक वर्ग पूर्ण तौर पर अलग होकर रह गया तथा उन्हें समाज में केवल निम्न व्यवसाय ही सौंपे गए। आगे है संकीर्ण दृष्टिकोण, यानी कि तंग नजरिया, नैरो आउटलुक। जाति प्रथा के नियमों के कारण समाज का दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण हो गया। एक जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति और इसकी भलाई के संबंध में विचार करने लगे। वे अपनी ही जाति के सुख दुख, ना कि पूरे समाज के, अपनी जाति के सुख दुख में वो भागीदार होने लगे। और यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि हर जाति के सदस्यों के लिए उनकी जाति ही उनकी दुनिया थी। समय के साथ साथ स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि एक ही जाति के अंदर कई कई उपजातियां बनने लगी। इस प्रकार समाज ने अपना
सजातीय चरित्र ही खो दिया। अल-बेरूनी के विवरणों से संकेत मिलता है कि इस व्यवस्था के कारण उस समय भारत के लोगों की दशा कितनी दयनीय हो चुकी थी। आगे है स्पिरिट ऑफ सेपरेटिज्म, अलगाववाद की भावना। जाति प्रथा के कारण समाज में अलगाववाद की भावना बहुत तेजी के साथ विकसित होने लगी। जाति बंधन इतने कठोर हो गए थे कि जाति के बाहर सामाजिक संबंध स्थापित करना ही अमान्य था। सामाजिक गतिशीलता रुक गई थी और हर जाति ही अपने में समाज बन गई थी। जाति को राष्ट्र के ऊपर माना जाने लगा। हर जाति अपने को एक सीमित दायरे के अंदर ही बंद रखने लगी तथा इसने अपने इर्द गिर्द ऊंची ऊंची और मजबूत दीवारें बना ली। इसी अलगाववाद की भावना के कारण राष्ट्रीय एकता का अभाव देखा गया। आगे फीलिंग ऑफ प्राइड अमंग द ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों में अहंकार की भावना। जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को बहुत सी शक्तियां और विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। समाज में उन्हें सर्वोच्चता का दर्जा प्राप्त था तथा शेष सभी जातियों की स्थिति उनके बाद ही आती थी। माना जाता था कि ब्राह्मणों की स्थिति के कारण ही राज्य समृद्ध होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण विभिन्न धार्मिक क्रियाएं और रीतियां निभाते थे। उनके पास बहुत सी गुप्त शक्तियां भी थीं तथा अपनी विद्वता के दम पर वे राज्य में उच्च पद प्राप्त करते थे। इतिहास में ऐसे अनेक राजाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने ब्राह्मणों को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था तथा राजनीति से संबंधित सभी आवश्यक मामलों पर वो ब्राह्मण मंत्रियों के साथ ही परामर्श करते थे। अपनी इस स्थिति के कारण ब्राह्मणों में बहुत अहंकार हो गया था। आगे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अमंग द लो कास्ट, निम्न जातियों में हीन भावना। एक और समाज में ब्राह्मणों और अक्षत्रियों को उच्च दर्जा प्राप्त था तो दूसरी ओर वैश्यों और शूद्रों की दशा काफी हीन थी। यद्यपि वैश्य समाज में बहुत समृद्ध थे तथा उन्हें द्विज का दर्जा भी प्राप्त था, परंतु उन्हें जाति व्यवस्था की तीसरी पायदान पर ही रखा गया था। शूद्रों की दशा वैसे ही दयनीय थी। उन्हें द्विज का दर्जा भी प्राप्त नहीं था। उन्हें समाज में निम्न दर्जे के व्यवसाय ही करने पड़ते थे। उन्हें बताया जाता था कि यदि वे इस जन्म में अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएंगे तो उन्हें अगला जन्म उच्च जाति में प्राप्त होगा। इस प्रकार समाज के एक बड़े वर्ग के लिए उन्नति के द्वार बंद रखे गए थे। हमारा अगला पॉइंट है सुप्रेशन ऑफ जीनियस, योग्यता का दमन। जाति प्रथा को उच्च जातियों ब्राह्मण और अक्षत्रिय के द्वारा वैश्यों और शूद्रों के शोषण के साधन के रूप में भी देखा जाता है। उच्च जातियां आमतौर पर श्रमिकों और शिल्पियों का शोषण करती थी तथा ये वर्ग पूर्ण तौर पर उच्च जातियों के रहमो कर्म पर ही आश्रित थे। इस व्यवस्था में सभी जातियों को अलग अलग उत्तरदायित्व सौंपे गए थे, जिस कारण दूसरी जाति से संबंधित व्यक्ति अन्य कार्य नहीं कर सकता था, बेशक उसमें उस कार्य के लिए कितनी ही योग्यता और कुशलता क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर कोई भी शूद्र जाति का व्यक्ति ना तो शिक्षा ग्रहण कर सकता था तथा ना ही वो इसे प्रदान कर सकता था, चाहे वो ज्ञान प्राप्ति के लिए कितना भी योग्य क्यों ना हो। परिणामतः जाति बंधन बहुत से योग्य और कुशल व्यक्तियों की प्रगति के मार्ग में दीवार बनकर खड़े हो गए। इस व्यवस्था ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन कर दिया और लोगों के आगे बढ़ने की इच्छा को नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप इस योग्यता से समाज और राष्ट्र लाभ अर्जित ना कर सका।
आगे है डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस विद फॉरेनर्स, विदेशियों के साथ संबंध स्थापित करने में कठिनाई। कठोर जाति नियमों के कारण हिंदू विदेशियों के साथ संबंध स्थापित न कर सके। वे विदेशियों को मलेच्छ भाव अपवित्र मानते थे। उन्होंने किसी भी तरह से विदेशियों के साथ अपने को प्रभावित नहीं होने दिया। वे अपने सीमित दायरे में ही खुश रहे, यहां तक कि उनके लिए समुद्र पार करना भी धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि वे बाहरी दुनिया में हो रहे विकास से पूरी तरह अनजान बने रहे। और आखिर में हमारा पॉइंट रहेगा स्पिरिट ऑफ फैटलिज्म, भाग्यवाद का सिद्धांत। तो जाति नियमों के मद्देनजर निम्न जातियों में भाग्यवाद का सिद्धांत विकसित होने लगा। उन्हें यह एहसास करवाया गया कि निम्न जाति में उनका जन्म उनके भाग्य के कारण ही हुआ है, अतः उन्हें इसे दैवी आदेश मानते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए निम्न जातियों ने अपनी दयनीय स्थिति के लिए भाग्य को ही जिम्मेदार मानते हुए इसे स्वीकार करना शुरू कर लिया, यहां तक कि उन्होंने उच्च जातियों के द्वारा उनके शोषण और अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाना उचित नहीं समझा। इस प्रकार उन्होंने केवल स्वयं ही कष्ट नहीं उठाए बल्कि समाज को भी आघात पहुंचाया। तो ये थे डीमेरिट्स, और आगे हम इसका मूल्यांकन करते हैं कि जाति प्रथा के भारत के इतिहास पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़े। बेशक आरंभ में जाति नियम बहुत लचीले थे, परंतु समय के साथ साथ ये बहुत कठोर हो गए। और डॉक्टर मजूमदार ने इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि जाति व्यवस्था में अछूतवाद तथा अंतर जातीय विवाह और खान पान पर प्रतिबंध के हिंदू समाज के लिए बहुत बुरे प्रभाव रहे। इसने जनमानस में न केवल शैक्षणिक और बौद्धिक विकास को ही रोका, बल्कि कला और शिल्प के समर्थकों को निर्वासित कर इनके दर्जे को घटाया तथा पवित्रता के नियमों पर जोर देते हुए समुद्र पार करने पर प्रतिबंध लगाकर व्यापार और वाणिज्य के विकास के मार्ग को रोका। और सबसे बढ़कर देखा जाए तो लोगों को जाति वर्गों में बांटकर राष्ट्रीय भावना के विकास में भी बहुत बड़ी बाधा डाली। तो ये था हमारा टॉपिक जाति व्यवस्था पर। तो आप इसे लाइक करिए, आप इसे शेयर भी करिए अपने सर्कल में, और जितने भी लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसे सब्सक्राइब भी करिए। आगे भी हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां जो हैं हिस्ट्री से संबंधित वो देते रहेंगे। और अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके वो अपने पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।